एवरीवन, माय सेल्फ संदीप सर। आज लाया हूं मैं आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का फर्स्ट वीडियो। इसमें मैं इसका आपको मतलब समझाऊंगा, इसके टूल्स के बारे में बताऊंगा और सारे टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स, एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस होता क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस किसे बोलते हैं, और साथ में टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आओ बच्चों, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब समझें। जैसे ही एक फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो हर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है और बैलेंस शीट बनाती है। ये दो चीजें डन। अब एक चीज सुनो आप, अगर मानो मैं आपको ये चैप्टर बोलूं कि आप ये चैप्टर खुद रीड करो, खुद समझो, और इसके लिए मैं आपको एक रिफ्रेशर दे दूं जिसमें ये चैप्टर कम से कम 60 to 70 पेजेस का है और उसमें काफी टफ लैंग्वेज में इस चैप्टर को समझाया गया है, आप पढ़ोगे क्या? नहीं। इसीलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हो कि शायद मैं आपको वो कॉम्प्लेक्स चीज, वो टफ चीज, बल्कि चीज को इजी बना दूं, सिंपल लैंग्वेज में आपको ये चैप्टर समझा दूं। तो सेम कंपनी भी सोचती है, कंपनी जानती है कि हर बंदा मार्केट में कॉमर्स का टॉपर नहीं है, आम आदमी भी है जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। क्लियर? तो कंपनी इन बल्कि, टफ टू अंडरस्टैंड, टेक्निकल टर्म्स है जिसमें बहुत कॉमर्स की, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उन्हें काफी इजी और बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल, बहुत सिंपल भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश करती है। उसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी टू प्रेजेंट, आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का असली मतलब ये रहा, टू प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स यानी टफ डेटा जिसे समझना बहुत मुश्किल है, टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, उसे बहुत ज्यादा इजी और आसान भाषा में कन्वर्ट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आसान बनाना। आया बच्चा समझ में? जो मैंने अभी कहा, जो मैं इस टफ चैप्टर को मेरे वीडियो के थ्रू आसान बनाने की कोशिश करता हूं, वो कंपनी करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। अब कैसे करती है? इसके 7 टूल्स होते हैं। 7 में से जो मैंने ये पहले 5 लिखे हैं ना, देखो ये अलग कलर में है और ये अलग कलर में है। इसके पीछे एक रीजन है। ये जो टूल्स है ना, ये आपके सिलेबस के चैप्टर्स हैं, आपको इनको आगे इन डिटेल पढ़ना है। अभी सिर्फ नाम लिखें कि कौन से टूल्स यानी कौन से तरीके यूज करके हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करना है यानी बच्चा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आसान बनाना, ताकि लोगों के समझ में आए। तो ये 5 तो आगे आपके चैप्टर्स हैं, और ये दो नेम्स बस आप लर्न कर लेना, फंड फ्लो स्टेटमेंट और ब्रेक इवन एनालिसिस। ये दो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको बस नेम्स लर्न करने हैं ना। ये 7 टूल्स हैं। अब दूसरा मकसद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इजी बनाने का, ध्यान से सुनना भाई। मैंने आपको मान लो यूं बोला प्लांट एंड मशीनरी, फिर मैंने बोला फर्नीचर, फिर मैंने बोला लैंड एंड बिल्डिंग, फिर मैंने बोला गुडविल। अब आप बोलोगे सर क्या कर रहे हो इनको अलग अलग बता के? इनको एक ग्रुप में डालो और इनको अलग अलग तो बिल्कुल मत लिखना, इनको अलग अलग जगह, क्योंकि मेरे को समझ आ रहा है कि ये चारों के चारों फिक्स्ड असेट्स हैं, यानी नॉन करंट असेट है। ऐसे एक और बोलता हूं, डेटर, बिल रिसीवेबल, अक्रूड इनकम, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो आप बोलोगे सर इनको एक ग्रुप में डालो, इनकी हेडिंग डाल दो करंट असेट, बस ये इसमें किया जाता है। ये रहा। टू क्लासिफाई यानी छांटना, आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक एक नाम को छांटना, इन कन्वीनियंट एंड रैशनल ग्रुप्स, यानी इनके अलग अलग नामों को छांटना और उनको एक कॉमन हेडिंग, कॉमन ग्रुप के अंदर डालना। जो भी मैंने कहा कि अलग अलग करंट असेट बिखरे पड़े हैं अलग अलग, अरे उनको एक हेडिंग के नीचे डालो, एक के नीचे एक लिखो और उनका नाम डालो करंट असेट। थर्ड मतलब क्या है इसका? कंपैरिजन करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इन टूल्स को यूज करके, जिसमें कि देखो पहला तो नाम ही यही है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। मैंने कहा था ना आगे आप डिटेल में सीखोगे ये पूरा चैप्टर, तो ये आ गया थर्ड। इट हेल्प्स इन कंपैरिजन बिटवीन दीज ग्रुप्स टू फाइंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ बिजनेस, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से हम क्या करते हैं? हम सीखते हैं कंपैरिजन करना, चीजों का कंपैरिजन करना। हम ये सीखते हैं कि हम बिजनेस में अच्छे जा रहे हैं या बुरे जा रहे हैं। हम कंपेयर करते हैं खुद के प्रेजेंट परफॉर्मेंस को खुद के पास से, हम कंपेयर करते हैं खुद के प्रेजेंट परफॉर्मेंस को हमारे कॉम्पिटिटर के परफॉर्मेंस से। ठीक है, चलो एक बार आप इतना तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों अपन
अबाउट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पता है आपको कितने टाइप्स यानी मेथड्स होते हैं एनालिसिस करने के? टोटल 6 मेथड्स होते हैं, ठीक है। इसमें अपन अभी पहले 2 पढ़ रहे हैं, एक एक्सटर्नल एनालिसिस वर्सेस इंटरनल एनालिसिस। नाम ही एक्सटर्नल है, यानी ये एनालिसिस होता है आउटसाइडर्स के लिए। कौन होते हैं आउटसाइडर्स? आउटसाइडर्स होते हैं जैसे इन्वेस्टर्स, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने कंपनी को मनी उधार पे दिया है, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉई, कॉम्पिटिटर्स, सोसाइटी यानी नॉर्मल पब्लिक, कोई भी बंदा जो कंपनी पे रिसर्च कर रहा है यानी कोई रिसर्चर, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स, ये सब होते हैं आउटसाइडर्स। इंटरनल एनालिसिस में कौन कौन आता है? कंपनी के रियल ओनर्स, कंपनी के मालिक और मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट प्रोफेशनल टीम जो कंपनी का काम एक्चुअल में संभालती है। तो 2 लोग हैं, ओनर्स एंड मैनेजमेंट टीम। ये इंटरनल एनालिसिस के इंटरनल यूजर्स हैं। अब एक्सटर्नल एनालिसिस में क्या होता है, ध्यान से सुनना। कंपनी क्या करती है, बहुत चालाकी से, तरीके से, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन भी करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवरऑल पब्लिक करती है। पता होगा शायद आपको, नहीं तो मैं बता देता हूं। हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट पब्लिक करने पड़ते हैं, सबके सामने उन्हें पब्लिश करने पड़ते हैं। अपन चाहें तो वो बुकलेट कंपनी से ले सकते हैं और कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी कर सकते हैं। अपन कौन है? अपन तो बाहर वाले हैं, एक्सटर्नल लोग हैं। तो यही तो लिखा है मैंने, पढ़ो, देखो ये रहा, नो एक्सेस टू इंटरनल रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। यानी ये लोग कंपनी के जो रियल रिकॉर्ड्स है ना, उन्हें नहीं देख सकते। ये बेचारे क्या देखते हैं? पब्लिश्ड डेटा, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुकलेट कंपनी ने इन लोगों के लिए छाप दी, अपन लोगों के लिए, बाहर वालों के लिए, अपन उस बुकलेट पे भरोसा करते हैं, अपन पब्लिश्ड डेटा पे भरोसा करते हैं। और ये जो अंदर के लोग हैं, जो असली मालिक है, दे डिपेंड ऑन अनपब्लिश्ड डेटा, यानी दे हैव द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। मैं बोलूंगा दे हैव एक्सेस टू रियल डेटा, एक्चुअल डेटा। अपने पास जो डेटा है वो जरूरी है कि एक्चुअल हो। क्या पता इन्होंने कितनी मैनिपुलेशन कर दी हो। हुआ याद? अनपब्लिश्ड डेटा, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, कॉन्फिडेंशियल डेटा, ये पब्लिश्ड डेटा जो छप के आया है। नो एक्सेस टू इंटरनल रिकॉर्ड, असली रिकॉर्ड में कोई एक्सेस नहीं है। ये तो बनाते ही असली रिकॉर्ड है। अब इनके लिए ये जो पब्लिश्ड डेटा है, ये किस काम का है, क्या यूज का है? इट हेल्प्स देम इन डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू देयर ओन इंटरेस्ट। यानी ये लोग, ये जो अलग अलग टाइप के लोग हैं, ये अलग अलग मोटिव से कंपनी के स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। अलग अलग मकसद होता है इनका जब ये कंपनी का पीएनएल और बैलेंस शीट देखते हैं। जैसे गवर्नमेंट क्यों देखेगी? अरे टैक्स लेना है। एम्प्लॉई क्यों देखेगा? यार उसे सैलरी अच्छी लेनी है। कॉम्पिटिटर क्या देखेगा? यार कि ये मेरा बिजनेस, ये जो मेरा कॉम्पिटिटर फर्म है, ये किन में अच्छा चल रहा है, किन में बुरा चल रहा है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनके अकाउंट्स क्यों देखेंगे? अरे इसलिए देखेंगे क्योंकि इन्हें टाइम से अपना पेमेंट चाहिए, इन्हें रेगुलर इंटरेस्ट चाहिए। इसलिए मैंने लिखा है, देखो ये रहा, हेल्प्स देम इन टेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू देयर ओन इंटरेस्ट। यानी सब अपने अपने मतलब से ये फाइनेंशियल डेटा देखते हैं। इधर ये लोग क्यों देखते हैं? ये लोग स्टेटमेंट्स क्यों पढ़ते हैं? ऑब्वियसली फॉर स्मूथ एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ बिजनेस। कॉमन सेंस है यार, मालिक है, कंपनी के मैनेजमेंट टीम है, तो ये डेटा यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं कि यार हम अपवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, हम कांस्टेंट चल रहे हैं, हम और बेहतर हमारे बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। इनका मेन मोटिव होता है स्टेटमेंट्स मेरे हिसाब से तो पढ़ के कंपनी की एक्चुअल स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना, कंपनी को और एफिशिएंटली रन कराना। डन। चलो 2 तो हो गए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट 2 टाइप के एनालिसिस अपन पढ़ेंगे, वो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। किसी भी चीज को यूं पढ़ना हॉरिजॉन्टल, किसी भी चीज को ऐसे पढ़ना वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस समझा जाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बना के, ये इसका बेस्ट टूल है जिससे आप इसको समझ सकते हो। और वर्टिकल एनालिसिस का बेस्ट टूल है कॉमन साइज स्टेटमेंट। बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आजकल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस के एग्जाम्स में आने लग गए। तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट से बनाया जाता है और वर्टिकल एनालिसिस कॉमन साइज स्टेटमेंट से। अब मैं ब्रीफ कर देता हूं एक बार इन दोनों के बारे में, ब्रीफली मतलब शॉर्ट में समझा देता हूं, क्योंकि ये दोनों आपके सिलेबस के फुल लेंथ चैप्टर्स हैं, बड़े चैप्टर्स हैं जिनको मैं आगे ढंग से समझा दूंगा। अभी मेरा मोटिव है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस क्लियर करना। आओ जल्दी से समझाऊं। कैश गिवन है, 2020 में कैश था 10,000 और 21 में था 12,000।
मैंने एक एग्जाम्पल लिया है बैलेंस शीट के एक असेट का जिसका नाम है कैश, और मैंने नाम ही कंपेयर लिखा है ना। मैंने 2 ईयर्स लिए हैं कि एक साल 10 था, दूसरे साल 12 था। अब कैसे करते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, बहुत ज्यादा इजी है। आप बताओ कैश बढ़ा या गिरा? कैश इंक्रीज हुआ। कितने से इंक्रीज हुआ मेरा बच्चा? 2000 से। ये लो, आधा काम तो हो गया। बस सच में यही करते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में, देखते हैं कितना इंक्रीज हुआ है 2000 से। अब निकालते हैं परसेंटेज इंक्रीज, बहुत इजी है। कितना इंक्रीज हुआ? 2000। और बेस क्या था, यानी इनिशियल ईयर क्या था? उस समय वैल्यू थी 10,000 इंटू 100%, यानी आप बोलोगे कैश में 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। सच में यही होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। खत्म। ये है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के थ्रू होता है। हम कोई भी चीज, कैश, बैंक, गुडविल, मशीन, फर्नीचर या लाइबिलिटी में चले जाओ, ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक लोन, कैपिटल, किसी भी चीज का कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं। बस 2 वैल्यूज में आपस में कंपेयर करना, देखना कि ये बढ़ रहा है या गिर रहा है, और ऐसे परसेंटेज निकालना। अब मैं पढ़ाता हूं आपको वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, जो कि कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के थ्रू बनाया जाता है। बताता हूं। मैंने 1 ईयर के बैलेंस शीट लिए ना, तो यही कईयों को समझ में आ जाता है कि सर यहाँ 2 या 3 साल का आप लिखते हैं और वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं, और यहां एक सिंगल ईयर को बेस माना जाता है। एक सिंगल ईयर का डेटा पढ़ना, एक सिंगल ईयर को एनालाइज करना, ये कॉमन साइज यानी वर्टिकल एनालिसिस होता है। देखो इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल इधर भी कैश ही ले लेते हैं। कैश की वैल्यू क्या है? 40,000 है। बैंक भी है, मशीन भी है, फर्नीचर भी है और बिल्डिंग भी है। दिखने से लग रहा होगा कि मैंने एक बैलेंस शीट की असेट साइड लिख दी। बैलेंस शीट का टोटल है 4 लाख, बैलेंस शीट का टोटल है 4 लाख। बस खत्म। कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है, यानी वर्टिकल एनालिसिस करना है। कैश है 40,000, ग्रैंड टोटल है 4 लाख इंटू 100%। बस खत्म। आंसर आ गया 10%। तो इससे क्या पता लगता है भाई? इससे ये पता लगता है कि बैलेंस शीट यानी हमारे असेट्स का जो टोटल है उसका 10% पार्ट कैश को बिलोंग करता है। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो। मशीन का भी 90,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100%, बिल्डिंग 1,70,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100%। इससे कंपैरिजन होता है, नाम ही कंपैरिजन है हर चीज का। बढ़े या गिरे, कितना परसेंट बढ़े या गिरे, और इससे पता चलता है कि एक इंडिविजुअल आइटम की ग्रैंड टोटल में, टोटल असेट्स में क्या वैल्यू है, क्या पोजीशन है, कितना परसेंटेज वो बिलोंग करता है टोटल का। ऐसे लाइबिलिटी में भी बनाया जा सकता है, ध्यान रखना। मैं लाइबिलिटी साइड भी लिख सकता था और ग्रैंड टोटल करता था। जैसे ग्रैंड टोटल तो 4 लाख है ही, मान लो मेरे क्रेडिटर्स होते 80,000 के, तो क्रेडिटर्स कितना परसेंट है मेरे टोटल लाइबिलिटी के? 80,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100% यानी 20%। इससे ये पता लगता है। क्लियर? आया समझ में? अब एक बार पहले आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो। अब ये रहा बच्चा इसके डिफरेंस। आया मजा? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ये मैक्सिमम डिफरेंस किए जा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कैसे पढ़ा था? बताओ बताओ बताओ। यूं, ऐसे कंपेयर करा था यूं। और वर्टिकल कैसे पढ़ा था? ऐसे। तो मैं धीरे धीरे इनके डिफरेंस समझाता हूं और अभी पता लग जाएगा आपको खुद को कि इनसे कौन से एमसीक्यू बनते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 2 और मोर ईयर्स, 2 या 2 से ज्यादा ईयर्स के, आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, यानी वैल्यूज को अपन साइड बाय साइड लिखते हैं, एंड दे आर कंपेयर्ड। अभी यही तो किया था, कैश की 2 वैल्यू लिखी थी और उन्हें आपस में कंपेयर करा था। उधर क्या होता है वर्टिकल में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ सिंगल ईयर ऑन अ पर्टिकुलर डेट आर एनालाइज्ड। इसमें हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर डेट पे या एक साल, मतलब एक साल की बैलेंस शीट लेते हैं और सिर्फ उसे एनालाइज करते हैं। इसमें 2 या 2 से ज्यादा ईयर्स को एक साथ एनालाइज करते हैं। इधर सिर्फ एक ईयर को एनालाइज करते हैं, सिर्फ एक साल को इधर। इसीलिए इसको डायनामिक एनालिसिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा? डायनामिक एनालिसिस। और इसको स्टैटिक एनालिसिस। क्यों स्टैटिक एनालिसिस? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन ओनली 1 ईयर। इसमें सिर्फ एक साल की बात होती है। और बिजनेस है ना, कहीं से भी स्टैटिक नहीं है। बिजनेस, ये दुनिया सब डायनामिक है। डायनामिक मतलब आगे बढ़ना। डायनामिक वो चीज होती है जो आगे प्रोग्रेस करेगी। तो भाई साहब ये डायनामिक एनालिसिस है, क्योंकि इसमें आप एक साल को दूसरे साल से, फिर तीसरे साल से, फिर चौथे साल से कंपेयर करते हैं, और इधर आप सिर्फ एक ही साल को स्टडी करते हैं। एक बहुत तगड़ा एमसीक्यू बताऊं, कल को ये लोग ये पूछ लेना कि इन दोनों में से ज्यादा बेटर कौन है, तो आप बोलना भाई साहब हॉरिजॉन्टल जीत गया, ये ज्यादा बेटर है। मुझे सबसे अच्छा एमसीक्यू तो लगता ही है ये पर्सनली, कि कल को आ जाए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, क्या बेटर है, आप बोलना हॉरिजॉन्टल।
और ये पूछे ना क्यों, बोलना ये रहा रीजन, क्योंकि ये डायनामिक एनालिसिस है। ये 2 या 3 साल को एक साथ लेके चलता है। इससे हम क्या फायदा कर होता है हमारा, हम कंपेयर कर सकते हैं कि हम हमारा ट्रेंड जान सकते हैं बिजनेस का, कि हम आगे बढ़ रहे हैं या हम नीचे जा रहे हैं या हम कांस्टेंट है। इससे हम हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस जान सकते हैं, इसलिए अमेजिंग है। इसका टूल अभी अभी पढ़ाया था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसका टूल भी मैंने पढ़ा दिया, कॉमन साइज स्टेटमेंट। और एक और टूल होता है रेशोज, ये भी एक बहुत प्यारा चैप्टर है रेशोज, जिसे आप आगे सीखेंगे, है ना। अभी मैंने कॉमन साइज को यूज करके टॉपिक समझाया, इसका फायदा मैंने बता दिया। अब जरा वर्टिकल एनालिसिस का फायदा करें, पढ़ें। अभी अभी तो बताया मैंने आपको वर्टिकल एनालिसिस, कैश लिया था, ग्रैंड टोटल लिया था, और कैश को उस बैलेंस शीट के ग्रैंड टोटल से डिवाइड करा और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। देखो वापस बताऊं, ये रहा कैश था 40,000 और ग्रैंड टोटल था 4 लाख इंटू 100%। तो यानी वर्टिकल एनालिसिस यानी कॉमन साइज बनाने से क्या होता है, हर एक आइटम का बैलेंस शीट के ग्रैंड टोटल से क्या रिलेशन है ये पता लग जाता है, कितने परसेंटेज का रिलेशन है ये मालूम पड़ता है। देखो मैंने भी यही लिखा है, ये रहा, हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशन ऑफ एवरी आइटम। हर आइटम का आप रिलेशन सेट कर सकते हो, वो असेट हो या लायबिलिटी हो, उसका रिलेशन सेट किया जा सकता है बैलेंस शीट के ग्रैंड टोटल से। और दूसरा ध्यान से सुनना, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो ना, तो उसमें आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग अलग इनकम और अलग अलग एक्सपेंस, या तो कमाई होती है खर्चे होते हैं। तो आप उस कमाई का या खर्चे का रिलेशन सेट कर सकते हो आपकी टोटल सेल्स से, यानी आरएफओ से। इस बुक में अपन सेल्स को बोलते हैं आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसीलिए मैंने यहां पे दोनों चीजें लिख दी कि आरएफओ का रिलेशन सेट होता है ऑब्वियसली पीएनएल अकाउंट बनाते वक्त, और असेट और लायबिलिटी के रिलेशन सेट होते हैं बैलेंस शीट बनाते वक्त। अब आराम से इसको पढ़ लेना और बेटर रहेगा। टॉपिक तो खत्म हो ही गया, आप एक बार इस अमेजिंग टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब समझें। टाइम सीरीज एनालिसिस यानी हमें यह जानना है कि हम प्रेजेंट में पहले से बेटर कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं या कांस्टेंट। तो इसके लिए हमें किसी और से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में बेस्ट कंपैरिजन खुद से होता है, यू आर योर बेस्ट कॉम्पिटिटर। तो हम क्या करेंगे, हमारे प्रेजेंट को हम हमारे ही पास्ट से कंपेयर करेंगे। जैसे प्रीवियस ईयर में हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो थी 15%, 15%, और मानो इस साल हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25%। तो हमने हमारे ही पास्ट को हमारे प्रेजेंट से कंपेयर करा। कितना इजी है टाइम सीरीज एनालिसिस समझना। कंपेयरिंग अ फर्म्स प्रेजेंट रेशियो विथ इट्स पास्ट, खुद के प्रेजेंट को खुद के पास्ट से कंपेयर करना। आपको भी यही करना चाहिए कि यार पिछले साल जितनी भी परसेंट लाया, जितने भी मार्क्स लाया, इस साल उससे ज्यादा लाऊंगा। क्लियर। अब देखो इससे क्या होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस को अपन ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं, ध्यान रखना है ना, 1 मार्क में आ सकता है। इट शोज अस द डायरेक्शन ऑफ चेंज। इससे यह पता लगता है कि हम अपवर्ड आगे बढ़ रहे हैं या हम पहले से डाउन चले गए या सेम है। मान लो प्रीवियस क्लास में आपकी 80% आई, इस साल भी 80 आ गई, तो इसका मतलब कांस्टेंट। 80 की जगह 85 आ गई, अपवर्ड। 80 की जगह कम आ गई, डाउनवर्ड। तो ये 2 बातें तो हो गई। अब तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने नाम दिया है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस का मतलब जब भी आप खुद का प्रेजेंट खुद के पास्ट से कंपेयर करें, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपने कहीं अपने अकाउंटिंग मेथड चेंज तो नहीं कर दिए। जैसे आपने कहीं डेप्रिसिएशन की रेट, मैं कुछ नाम लिख देता हूं, जैसे आपके यहां डेप्रिसिएशन की रेट पहले चल रही थी 10%, लेकिन अब कर दी 15%, तो फिर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल, आपके यहां पे डेप्रिसिएशन का मेथड पहले यूज हो रहा था स्ट्रेट लाइन मेथड, अब यूज होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो भाई अब भी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। आपको स्टेबल यानी सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करनी पड़ेगी अगर आपको खुद का परफॉर्मेंस खुद के पास्ट से कंपेयर करना है। तो एक और एग्जांपल, जैसे प्रोविजन ऑन डेटर। प्रोविजन ऑन डेटर पता है ना कि हम जब किसी को उधार में माल बेचते हैं तो वो हमारा डेटर बन जाता है, फिर हमें शक रहता है कि वो टाइम से पैसा देगा या नहीं देगा। तो अगर हमने प्रोविजन ऑन डेटर बना रखा है 5% का और हम इसे चेंज करके कर दें 3%, तो भी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। आया समझ? अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग मेथड सेम रहेंगे तो कंपैरिजन पॉसिबल है। और दूसरा क्या चीज ध्यान रखनी है टाइम सीरीज एनालिसिस में, यानी प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर करते वक्त, ये कि कहीं कोई भयंकर बहुत तगड़े
एक्सटर्नल चेंजेस तो नहीं आ गए जो हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे जिस वक्त डिमोनेटाइजेशन आया होगा या जीएसटी लॉन्च हुआ होगा, पक्की बात है काफी सारे बिजनेसेस को लॉस हुआ। जैसे कोविड आया तो काफी सारे बिजनेसेस को लॉस हुआ। तो भाई जब एक्सटर्नल चेंजेस बहुत तगड़े आएंगे और वो हमारे बिजनेस पे तगड़ा असर डालेंगे तो फिर कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जैसे कौन कौन से चेंज, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज आया, जैसे मैंने बताया डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी एंड सो ऑन, या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। जैसे पहले हम टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, फिर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, और अब आजकल ये डिजिटलाइजेशन आ गया, तो फिर कंपैरिजन नहीं कर सकते आप परफॉर्मेंस का, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज आ गया। या फिर आपके लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत बढ़ गया, हम लोगों को मल्टीनेशनल फर्म से भी कॉम्पीट करना पड़ता है। तो ये प्रिकॉशंस ध्यान रखते हैं कि ज्यादा मेजर चेंज ना आया हो सिचुएशंस में, कंडीशंस में, और अकाउंटिंग पॉलिसी सेम हो। आप चाहो तो टाइम सीरीज एनालिसिस का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। इसका मतलब ये होता है खुद का परफॉर्मेंस कॉम्पिटिटर से कंपेयर करना, कि हम तो करेंगे। जैसे पेप्सी और कोका कोला का कंपैरिजन कराना, लिवाइस, मुफ्ती, नाइकी, एडिडास, इन सब का आपस में कंपैरिजन कराना, ये क्रॉस सेक्शनल है। बहुत इजी है। कंपैरिजन ऑफ अ फर्म्स रेशो विथ अदर फर्म्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री। बस इतना सा ध्यान रखना है कि हम लिवाइस का जो कंपैरिजन जैसे करा रहे हैं, तो लिवाइस को हम मुफ्ती से कंपेयर कराएं, हम गलती से भी लिवाइस को कोका कोला से कंपेयर ना कराएं, ये बेवकूफी ना करें। ये कंपैरिजन सेम नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग इंडस्ट्री के हैं। ये क्लॉथ इंडस्ट्री का है और ये बेवरेज यानी सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री का है। आया समझ? पहली बात कि आप कंपेयर कर रहे हैं खुद को खुद के कॉम्पिटिटर से, लेकिन कॉम्पिटिटर सेम इंडस्ट्री का होना चाहिए। या फिर आप इंडस्ट्री के एवरेज से खुद को कंपेयर कर रहे हैं, यानी लिवाइस ने कहा, ध्यान से सुनना, कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 20% है। लिवाइस ने इसे कंपेयर करा पूरी क्लॉथ इंडस्ट्री के एवरेज से। पूरी क्लॉथ इंडस्ट्री का एवरेज उसने फाइंड करा, जिसमें लिवाइस, मुफ्ती, यूसीबी, मतलब जितने ब्रांड्स आप जानते हैं ना, सारे आ गए ऑलमोस्ट जो लिवाइस की टक्कर के हैं। उनका जब एवरेज निकाला तो मान लो उनका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आया 18%, तो लिवाइस तो ऑब्वियसली इससे आगे निकल गया। ये है इसका मतलब कि आप खुद को किसी एक ब्रांड से कंपेयर कर रहे हैं, या फिर आप खुद को जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं उसके एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं। ये इसका मतलब हो गया। क्लियर? अब एक चीज ध्यान रखना, जो भी मैंने यहां बोला उसको थोड़ा और समझाऊंगा, कि जब भी आप कंपेयर करते हैं ना क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस से किसी भी कॉम्पिटिटर से खुद को, जैसे लिवाइस ने मुफ्ती से कंपेयर करा खुद को, तो यार ये जरूर ध्यान रखना कि आप दोनों में कुछ बातें एक्सट्रीम सिमिलर होनी चाहिए। इसका मतलब ऐसे कंपैरिजन नहीं होता है कि एक प्रीमियम ब्रांड को आपने एक लोकल ब्रांड से कंपेयर कर लिया, यानी आपका जिससे आप कंपेयर कर रहे हो ना, आप दोनों का रॉ मटेरियल या तो सेम हो, आप सेम टाइप का रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, आपके माल बनाने का जो तरीका है वो सेम हो, या आपका फाइनल प्रोडक्ट सेम हो। इसीलिए लिवाइस मुफ्ती का कंपैरिजन चलता है। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटी का रॉ मटेरियल, सिमिलर तरीके से माल बनाना, या सिमिलर दिखने वाला इनका फाइनल प्रोडक्ट होता है। दोनों ब्रांड्स में मैसिव डिफरेंस नहीं हो सकता। जैसे एक मान लो आप एप्पल यानी आईफोन को आप कंपेयर करो एक ऐसे ब्रांड से जो 10, 12, 15 हजार से ऊपर का मोबाइल ही नहीं बेचता, तो यह कंपैरिजन क्रॉस सेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप आईफोन को उसी की रेंज वाले ब्रांड से कंपेयर करो। ये इसमें मैंने लिखा है, ये रहा। बट देयर मस्ट बी सम कॉमन वेरिएबल ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन दीज इंडस्ट्रीज। यानी क्या सिमिलर होना चाहिए यार? या तो रॉ मटेरियल अपन सेम यूज करते हैं, या अपन प्रोडक्शन माल बनाने का तरीका सेम है, या फिर अपना फाइनल प्रोडक्ट। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, जैसे डोमिनोज अगर गार्लिक ब्रेड बेच रहा है और पिज्जा हट अगर एक पिज्जा बेच रहा है, तो गार्लिक ब्रेड को पिज्जा तक से कंपेयर मत करो। आपको कंपेयर करना है तो डोमिनोज के पिज्जा को पिज्जा हट के पिज्जा से कंपेयर करो, पिज्जा वर्सेस पिज्जा, ताकि फाइनल प्रोडक्ट तो एटलीस्ट सेम हो। क्लियर? चलो, आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आओ बच्चों, जरा सारे टाइप के एनालिसिस का एक बार मैच द फॉलोइंग करें, ठीक है, ताकि अपने कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। पढ़ते हैं। इंट्रा फर्म एनालिसिस, यानी कंपैरिजन ऑफ अ फर्म प्रेजेंट विद इट्स ओन पास्ट। जब एक फर्म खुद का प्रेजेंट खुद के ही पास्ट से कंपेयर करे, क्या बोलते हैं? इंट्रा फर्म एनालिसिस। क्या था ये? टाइम सीरीज एनालिसिस। याद है ना टाइम सीरीज एनालिसिस? ढूंढो कहां है? ये रहा इसका आंसर, टाइम सीरीज एनालिसिस।
नेक्स्ट, इंटर फर्म एनालिसिस, यानी जब एक फर्म खुद का परफॉर्मेंस कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करे, दूसरे लोगों से कंपेयर करे, उसको बोलते हैं इंटर फर्म एनालिसिस। क्या बोलते थे इसको अपन? क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, यानी ये रहा आंसर, क्रॉस सेक्शनल। नेक्स्ट, डायनामिक, बस मैं तो पढ़ू ही नहीं आगे। डायनामिक तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, फिर भी पढ़ लेते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, लो एक और हिंट दे रखा है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, यानी डायनामिक, ये हॉरिजॉन्टल था। कहां है हॉरिजॉन्टल? ये रहा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। आगे स्टैटिक, और साथ में दे रखा है कॉमन साइज स्टेटमेंट और रेशोज, ये था अपना वर्टिकल एनालिसिस। स्टैटिक यानी वर्टिकल एनालिसिस, ये रहा। नेक्स्ट, पब्लिश्ड डेटा। पब्लिश्ड डेटा किनको मिलता था भाई? एक्सटर्नल यूजर्स को, यानी एक्सटर्नल एनालिसिस। और ऑब्वियसली अनपब्लिश्ड यानी कॉन्फिडेंशियल डाटा, ये मिलता है हमेशा इंटरनल यूजर्स को, यानी इंटरनल एनालिसिस। चलो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। होप सो बच्चों, आपको ये फर्स्ट वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मीनिंग, इसके टूल्स और इसके सारे टाइप्स एकदम क्लियर हुए हों। अब आप सोच रहे होंगे नेक्स्ट क्या आने वाला है, तो नेक्स्ट अच्छी चीजें आने वाली है। मतलब ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव, यूजेस और पार्टीज इंटरेस्टेड, यानी इंपॉर्टेंस। ठीक है, चलो क्या करना है इसके लिए? कुछ नहीं बच्चा, सिर्फ संदीप सर, भानु सर नाम का चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे साथ पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।